साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज की लर्निंग क्लास का एक मूड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई मित्र आपके पास आता है या आप उसके पास जाते हैं और पैसों को लेकर कोई लेन देन होता है और अल्टीमेटली आपका मित्र आप पर यह आरोप लगाता है कि आप बेईमान हो, आप चीटर हो, आप जालसाजी करने वाले हो और अल्टीमेटली आप पर फॉर्जरी या चीटिंग या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो है मुकदमा दाखिल करता है। तो उस सिनेरियो में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं जिसके आधार पर ये मुकदमे इस्टेब्लिश हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सिविल ट्रांजैक्शंस को क्रिमिनल लिटिगेशन का रूप देकर उन मुकदमों को दाखिल करके केवल मात्र अक्यूज्ड को परेशान करने का जो है काम किया जाता है। तो साथियों, हर एक पॉइंट पर हमें वर्कआउट करना होगा, चीज़ों को जो है बारीकी समझना होगा और रिसेंट जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर एक अक्यूज्ड को राहत दी गई और अक्यूज्ड को ना केवल राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं होता, अपितु जो भी प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वैश और सेट असाइड करने के जो है ऑर्डर दिए। तो साथियों, जिस कारण 420 आईपीसी या फॉर्जरी के या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मैटर्स जो कि इनसे कनेक्टेड हैं, उनमें ये साइटेशंस काफ़ी सहायक हैं। अगर हम पॉइंट्स को समझ लेंगे तो वर्कआउट करने में काफ़ी हमको जो है वो ईजी रहेगा। क्लियर है? तो साथियों, सबसे पहले आप नोट करें जजमेंट का नाम। साथियों, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका SLP नंबर है 9598/2022। AM मोहन बनाम स्टेट के नाम से जो है जजमेंट है। इस मामले में वर्तमान अपील जो है दाखिल की गई है, जिसमें हाईकोर्ट का जजमेंट जो है उसको चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सेक्शन 482 CRPC के तहत जो रिकॉर्ड्स थे उसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए जो FIR थी उसको क्वैश करने से और जो प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट थी उसको क्वैश करने से मना कर दिया। साथियों, हमें यहाँ पर एक पॉइंट जो है नोट करना होगा कि जो FIR है वो कंसर्न्ड है विद ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 420 ऑफ IPC विद सेक्शन 34 ऑफ IPC। शॉर्ट फैक्ट्स क्या है कि जो परिवादी है और जो अक्यूज नंबर 2 है, ये बचपन के मित्र हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं और यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो अक्यूज नंबर 2 था ये परिवादी के पास गया। इसके अलावा उसने अक्यूज नंबर 1 से भी जो है इसको इंट्रोड्यूस किया और अल्टीमेटली कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो है यहाँ पर एक्सटेंड हुई टू द कंसर्न्ड अक्यूज पर्सन्स बाय द कंप्लेनेंट। और ये कोई छोटी मोटी हेल्प नहीं है, ये हेल्प है करीबन 1,60,00,000 रुपए की। और सिक्योरिटी पेटे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन्होंने उसके फेवर में जो है मॉर्गेज कर दी। इस तरह से ये लेन देन जो है चलता रहा और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ जो है कंसर्न्ड परिवादी के पक्ष में निष्पादित की जाने लगी। अल्टीमेटली जब डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये मालूम पड़ा परिवादी को कि जो सिक्योरिटीज़ दी गई हैं वो टोटली बोगस है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है और अल्टीमेटली मेरा पैसा जो है लेकर चले गए प्रॉफिट के नाम पर। ना तो मुझे प्रॉफिट दिया, ना ही मेरा पैसा लौटाया और मेरे साथ जो है एक ग्रेव चीटिंग हुआ है। इन सब बातों को लेकर उसने एक मामला जो है सेक्शन 420 IPC के तहत जो है दर्ज कराया। मामले में अक्यूज जो है ये क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट गए, पर हाईकोर्ट ने मामले को क्वेश्चन करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि the intention of the concerned accused person only was to cheat the complainant, and apart from that the allegations are specific in the FIR and that's why they are sufficient to attract cheating in the present case। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और मैटर जो है मोहताज है इन्वेस्टिगेशन का और ट्रायल का, तो वहाँ पर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते एंड वी कुड नॉट डायरेक्ट the authorities in which manner they have to investigate, but we could say that they have to investigate and have to file the final report within a period of 12 weeks। जिससे एग्रीड हुए और अल्टीमेटली जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ सबमिशंस जो है रखे गए। सबमिशन नंबर 1 कि अगर FIR का अवलोकन करें तो प्रथम दृष्टया मामला जो है वो नहीं बनता है। साथियों, अक्सर जब भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्वेश्चंस की पिटिशंस जो है दाखिल की जाती है तो उसमें इस फैक्ट को लिखा रहता है, पर लिख देने मात्र से ये चीज़ें जो हैं सेटिस्फैक्ट्री सबमिट जो है वो नहीं हो सकती हैं। अगर कोई अक्यूज ये कहता है कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है तो सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के लाइट में बर्डन जो है वो उसके ऊपर है। साथियों, यहाँ पर इस बात को स्टैंड करने के लिए कुछ जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया गया और सेक्शन 415 IPC और सेक्शन 420 IPC की जो मूलभूत भावना है उस पर रिलाई किया गया, जो कि डिफाइन करते हैं चीटिंग को। एंड दे हैव स्पेसिफिकली प्लीडेड दैट कि चीटिंग को अगर अट्रैक्ट करना है
तो एफआईआर में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो इंड्यूसमेंट है वो इंटेंशनल है या डिसऑनेस्ट है या फ्रॉडुलेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मियर इंटरेस्टमेंट ऑफ मनी वुड नॉट अमाउंट टू चीटिंग। यहाँ पर स्पेसिफिकली शो करना होगा कि अक्यूज की इंटेंशन जो है वो डेलिबरेटली या फ्रॉडुलेंट थी, या अक्यूज ने डेलिबरेटली फ्रॉड करने की नीयत से कंसर्न परिवादी को इंड्यूस किया और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंड्यूसमेंट मनी या प्रॉपर्टी जो है पार्टवित हुआ, जिसको कि एम्बेजल कर लिया गया। साथियों, यहाँ पर जो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं उसके अवलोकन से क्या दिखता है कि एक ट्रांजेक्शन है जिसकी पेटी सिक्योरिटीज़ हैं, वो सिक्योरिटीज़ फुलफिल नहीं हो पाई, तो परिवादी को ऐसा लगा कि उसके साथ जो है वो चीटिंग हुआ है, कि उसको प्रॉफिट नहीं मिला, उसको जो है पैसा नहीं मिला। बट द की पॉइंट इज दैट देयर इज नो स्पेसिफिक रोल ऑफ द कंसर्न अक्यूज पर्सन इन द क्राइम, खासकर अपीलेंट अक्यूज नंबर 2 का। साथियों, यहाँ पर जो एलिगेशन अक्यूज नंबर 2 पे थे वो क्या थे कि जो एलिस लैंड है वो इसने बाय द वे ऑफ सेल डीड जो है ट्रांसफर कर दिया अक्यूज नंबर 1 को, और अक्यूज नंबर 1 ने फर्दर जो है इसका जीपीए लिख दिया इन फेवर ऑफ कॉम्प्लेनेंट, और यहीं पर रोल जो है खत्म हो जाता है अक्यूज नंबर 2 अपीलेंट का। इसके अलावा कोई भी रोल जो है आगे फर्दर जो है उसको असाइन किया ही नहीं किया गया है। जब कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई फर्दर रोल नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी अज्यूम दैट ही इज गिल्टी फॉर डूइंग द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। साथियों, यहाँ पर अनेकों ही जजमेंट्स पर लड़ाई किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम NEPC इंडिया लिमिटेड, जिसका साइटेशन है 2006 वॉल्यूम 6 SCC पेज 736, जिसमें ये स्पेसिफिक किया गया है द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC to quash complaints and the criminal proceeding have been stated and retrieved by this court in several decisions। उसके बाद डिसीजंस को जो है रिलाई कर दिया, and specifically it is averted that if the allegations are taken at their face value and accepted in the entirety they do not constitute a prima facie case then the affair could be quashed। तो कुल मिला के डिटेल इंक्वायरी नहीं करनी है, कोर्ट को माइटिकुलस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरिट्स पर नहीं करना है। कोर्ट को ये देखना है कि जो भी एलिगेशंस फाइल पर हैं अगर उसको हम एंटायरली देखते हैं, अगर उसके अवलोकन से कोई क्राइम दिखाई नहीं देता है, ये ऐसा दिखाई देता है कि प्रोसीडिंग्स आर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दैट सिनेरियो द प्रोसीडिंग कुड बी क्वेश्ड। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी लिखा कि अगर प्रोसीडिंग्स जो है मेलाफाइड है या ऐसा लगता है कि प्रोसेस को मिसयूज़ करते हुए किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए इनिशिएट की गई है, इसके अलावा ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन का पर्पस जो है लेजिटिमेट नहीं है, इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा बेसिकली एक सिविल डिस्प्यूट है इसको क्रिमिनल केस बनाकर अदालतों में जो है पेश कर दिया गया है, और अक्सर यही केस जो है हमको देखने को मिलते हैं। अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट मे मेक आउट अ प्योरली अ सिविल रॉन्ग और प्योरली अ क्रिमिनल ऑफेंस, अ सिविल रॉन्ग एज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस, अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन और अ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट अपार्ट फ्रॉम furnishing a cause of action for seeking remedy in civil law may also involve a criminal offense। कुल मिला के जो नेचर है सिविल प्रोसीडिंग का वो टोटल डिफर है फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मियर फैक्ट कि यहाँ पर एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, मियर फैक्ट की मियर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सफिशिएंट नहीं है टू अट्रैक्ट द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। उसके लिए ये स्पेसिफिक करना होगा कि इसकी इंटेंशन जो है वो चीट करने की थी, इसकी इंटेंशन जो है फ्रॉड करने की थी, और फ्रॉडुलेंट एक्ट रखते हुए या करते हुए इसने जो है हमको चीट किया और हमारी प्रॉपर्टी या पैसों को जो है हजम कर लिया या उसको एम्बेजल कर लिया। और ऐसा ही मैटर देखने को मिला इन मैटर ऑफ जी सागर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसका साइटेशन है 2000 वॉल्यूम 2 SCC मीन्स सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 636। It is to be seen if a matter which is essentially of a civil nature has been given a clock of criminal offense, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जो है हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो लेजिटिमेट हो तो बढ़िया है, अगर वो नहीं हो रही है तो वी कैन नॉट अलाउ देम टू बी कंटिन्यूड। तो कुल मिला के ड्यूटी क्या है कोर्ट की, टू फाइंड आउट कि जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पर है उनसे किस तरह का नेचर जो है दिखाई देता है। अगर कोई भी स्पेसिफिकेशंस रिकॉर्ड पे नहीं है, मियर अवर्मेंट्स है या सिविल ट्रांजेक्शंस है, तो वहाँ पर रेमेडी जो है वो सिविल लॉ में है। क्रिमिनल लॉ को इन द रूटिंग मैनर हम केवल रिकवरी मैटर्स के लिए यूज़ में नहीं ले सकते। इसके अलावा एक मैटर है सुधा सीताराम का, उसमें भी कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि चीटिंग के लिए ये आवश्यक है टू शो दैट देयर शुड बी फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट ऑफ ए पर्सन। नंबर 2 देयर शुड बी एक्टिव डिसीवमेंट। नंबर 3 इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंड्यूसमेंट उसने कोई प्रॉपर्टी को जो है डिलीवर किया या पार्टविथ किया। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि वो प्रॉपर्टी जो है मिसअप्रोप्रिएट हो चुकी है जो कि डिसऑनेस्टली जो है वो प्राप्त की गई है। अगर ये इंग्रीडियंट्स फाइल पे नहीं है तो वी कुड नॉट से दैट द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। और इसके अलावा अर्चना बनाम स्टेट ऑफ यूपी, दीपक गाबा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इसके अलावा मरियम बनाम
स्टेट में ये व्यूज़ जो हैं अपनाए जा चुके हैं। तो कुल मिला के हम एक कंक्लूसिव स्टडी करते हैं तो ये कह सकते हैं टू मेक आउट सेक्शन 420 IPC ऑफेंस देयर शुड बी अ डिसेप्शन। नंबर 2 द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज शुड बी फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट। नंबर 3 उसने इस इंटेंशन को रखते हुए कोई इंड्यूसमेंट किया। और चौथी बात है कि प्रॉपर्टी जो है पार्ट विद हुई और उसको उसने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस केस को देखते हैं तो FIR जो है दर्ज हुई है सेक्शन 420 IPC के अंदर, और जो भी एलिगेशंस हैं इंड्यूसमेंट के वो अक्यूज नंबर 1 पे है, पर कोई भी एलिगेशन ऐसा नहीं है जो अक्यूज नंबर 2 पे हो। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस केस के अंदर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किस तरह से जो परिवादी है उसको चीट किया गया बाय द कंसर्न अक्यूज नंबर 2, किस तरह से उसकी इंटेंशन जो है वो फ्रॉडुलेंट थी। ओनली एलिगेशन क्या है कि अक्यूज नंबर 1 के पक्ष में जो है उसने सील डीड करी और उसने जो है JPA कर दिया और अल्टीमेटली जो है पैसे नहीं मिले तो डिस्प्यूट जो है अराइज हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अनडिस्प्यूटेड पोजीशन दैट अपॉन रिसिप्ट ऑफ सेड अमाउंट, जो अपीलेंट है उसने जो लैंड है वो ट्रांसफ़र कर दिया अक्यूज नंबर 1 को। अक्यूज नंबर 1 ने JPA कर दिया परिवादी के पक्ष में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये ट्रांजेक्शन हो गया तो वहीं पर अक्यूज नंबर 2 का रोल जो है ख़त्म हो गया और इसके अलावा कोई भी रोल जो है स्पेसिफिक नहीं हुआ है अक्यूज नंबर 2 को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट ऑफ इंड्यूसमेंट यहाँ पर नहीं है। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जिसके आधार पर हम कोई फ्रॉड करने की नीयत को जो है वो एट्रीब्यूट कर सकें। तो एलिगेशन जो फेस वैल्यू पे हैं वो ये शो करते हैं कि एक सिविल डिस्प्यूट है, कि पैसा लिया, उसके बेटे सिक्योरिटीज़ थी, उसको क्रिएट किया और सहमति से जो ये सिक्योरिटीज़ हैं वो थी अक्यूज नंबर 1 के हक में और अक्यूज नंबर 1 ने JPA करके ये सिक्योरिटी क्रिएट कर दी कंप्लेंट के पक्ष में। तो इस ट्रांजेक्शन में ऐसा कोई भी सीक्वेंस दिखाई नहीं देता है कि अक्यूज नंबर 2 की या अपने की कोई भी ऐसी इंटेंशन हो टू चीट द कंसर्न पर्सन। तो कुल मिला के फर्दर जो है पैसे रिकवर नहीं हो पाए या एक सिविल डिस्प्यूट था, तो इस सिनेरियो में ये नहीं कह सकते कि सिविल डिस्प्यूट की लाइट में हम क्रिमिनल लिटिगेशन को जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन कर दिया। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 बातें, इसको जो है आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहली बात कि क्रिमिनल लिटिगेशन और सिविल लिटिगेशन दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। क्लियर है? और इससे कई जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जहाँ पर लिखा गया है कि सिविल रेमेडी एंड क्रिमिनल रेमेडी कैन गो टुगेदर, बट उसके लिए सब्सटेंस फाइल पर होना चाहिए। अगर केवल सिविल डिस्प्यूट है, सिविल ट्रांजेक्शन है, आपसी पैसों के लेन देन का मामला है, कोई सिक्योरिटीज़ का लेके मामला है, सिक्योरिटी गलत तरीके से डिस्पेंस विद कर दी उसका मामला है, तो ये सिविल डिस्प्यूट है। इसके लिए किसी भी रूप में क्रिमिनल एक्शन जो है फोर्स में नहीं लाया जा सकता। अगर क्रिमिनल एक्शन फोर्स में लाना है, पॉइंट नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं खासकर 420 IPC में, तो एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन जो है फाइल पर होना चाहिए कि झूठ बोलकर जो है प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करा। जब परिवादी खुद लालची है, खुद प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको एक एक फैक्ट की जानकारी है, अपनी सहमति हर इवेंट में जो है वो दे रहा है, तो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि यहाँ पर कोई भी इंटेंशन जो है वो अक्यूज़ की चीट करने की रही थी। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अक्यूज़ को ये हिदायत है कि जब भी कोई प्रोसीडिंग को इनिशिएट करे या उसके कॉन्सिक्वेंस में वो आगे बढ़े तो एक एक डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई करता हुआ चले। कारण क्या होता है कि देखो मुंह जबाने कोई कार्रवाई करेंगे, उसने ऐसा बोल दिया, हमने ऐसा बोल दिया, उससे काम नहीं चलेगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई कर रहे हो और एक एक पॉइंट पर आपकी पकड़ है, तो वहाँ पर सेक्शन 91 और सेक्शन 92 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीव्यू में जो ऑक्युलर वर्जन है परिवादी का वो गौण हो जाएगा। नंबर 5वीं बात कि अगर आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन खातों में है और बड़े अमाउंट के हैं तो उसको अकाउंट फॉर तुरंत कर दें। इनकम टैक्स एक्ट के पहलू भी आपको साथ लेके चलने होंगे, आपके CA या जो प्रोफेशनल है उनकी भी हेल्प आपको लेनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि जो परिवादी पक्ष है वो कोई ट्रांजेक्शन इस तरह से कोड करता है कि वो ट्रांजेक्शन तो हुआ है बट उसका नेचर वैसा नहीं जैसा बताया जा रहा है, तो वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में जो कंप्यूटेशन पार्ट है, जो बैलेंस शीट पार्ट है और जो प्रॉपर अकाउंटिंग आपने करी है वो काफ़ी आपकी हेल्प कर सकती है। और जो ये डॉक्यूमेंट सरकारी है उनकी एविडेंटरी वैल्यू जो होती है ज़्यादा होती है देन अ ऑक्युलर वर्जन ऑफ द कंसेंट कंप्लेनेंट। छठी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी FIR आपके सामने है उसको कम्प्लीटली रीड कर दें और उसका प्रॉपर जवाब जो है फाइल कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन के लिए भाग जाते हैं या एंटीसिपेटरी बेल के लिए भाग जाते हैं विदाउट गिविंग अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। आपका प्रॉपर ज्ञापन, आपका प्रॉपर सबमिशन ही आगे का रूट जो है तय करेगा। साथ ही इंपॉर्टेंट बात, कई बार थाने से फ़ोन आ रहा था कि भाई थाने आ जाओ, हमको जांच करनी है। आपको थाने जाने से पहले ये अश्योर करना है कि अधिकारी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कॉर्सिव एक्शन लेने जा रहा है, वो परिवादी पक्ष से मिला हुआ है, वो 41A CRPC को कंप्लाइंस विद नहीं कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता है देन वी कुड मूव फॉर द एंटीसिपेटरी बिल, बट की पॉइंट इज दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू रिव्यू ऑफ द एंटायर केस। और भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं कानून में और जो भी लॉ पॉइंट है उसको रिसर्च कर लें और उसके लाइट में अपने जवाब को लेके। नवी इंपॉर्टेंट बात
जब भी आप सबमिशन दे रहे हैं पुलिस को तो उसको जरिए ईमेल, व्हाट्सएप और जरिए डाक भेज दें। जरिए डाक भेज रहे हैं, पुलिस नहीं लेती है या ले लेती है, तो उस सिनेरियो में जनरल क्लॉज एक्ट के तहत ये प्रिजम्पशन है कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया है तो वहाँ पर प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट आपका डिलीवर हो चुका है। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात, इन मामलों में घबराए नहीं, क्योंकि चीटिंग या आपको चोर कह देने से वो ऑफेंस जो है प्रमाणित नहीं होगा। द कंसर्न प्रोसिक्यूशन इज ड्यूली बाउंड टू प्रूव द ऑफेंस। अगर वो ऑफेंस को प्रूव नहीं कर पाते तो उस सिनेरियो में कोई भी हमें दिक्कत नहीं होनी है। बट अगर हम क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर बर्डन जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे शोल्डर्स पे। तो सबसे पहले फैक्ट्स को स्पेसिफिक करें, फिर फैक्ट्स गलत क्यों है उसको स्पेसिफिक करें, फिर आपका स्टैंड क्या है उसको स्पेसिफिक करें, फिर कंसीलमेंट क्या है उसको स्पेसिफिक करें, फिर लॉ पॉइंट क्या है उसको स्पेसिफिक करें, और कोशिश ये करें कि आपके केस से मिलता जुलता कोई केस लॉ हो तो उसको जो है ज़रूर कोट करें, ताकि ऐसे मैटर्स में आर्ग्यू करना जो है काफ़ी ईजी हो। जब आप केस को आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो आपका होल्ड प्रॉपर होना चाहिए फैक्ट्स पे और लॉ पे। अगर वो होल्ड प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर दिक्कत जो है आपके लिए। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप स्वयं अक्यूज्ड हैं, अगर आपका ड्राफ्टिंग प्रॉपर है तो 70% केस का फैक्ट तो वहीं तय हो गया कि सफलता मिलनी है नहीं मिलनी है। अब प्लीडिंग वाला पार्ट जो है वो आप खुद भी कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी भी एडवोकेट की जो है आवश्यकता नहीं होती है, और सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको इस बात के लिए एम्पावर करता है। तो कुल मिला के कानून की पोजीशन में क्लियर है, हमें स्थितियाँ जो है क्लियर है, अब हमें प्रॉपर जो है वर्कआउट करना है टू सिक्योर आवर राइट्स एज पर लॉ। तो साथियों घबराए नहीं, चीज़ों को समझें और उन पर ईजिली जो है वर्कआउट करें, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे ही होंगे। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।